हाँ जी, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का कभी वर्ड आप लोगों ने कभी सुना? कभी क्या चीज माइंड में आता है जब आप लोग माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का वर्ड सुनते हैं? मैम कि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की बजाय कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करें जो इंसेक्ट्स को किल करे। एग्जैक्टली माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड में क्या होगा कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड में आपके माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, या नीमाटोड्स हो सकते हैं, या फिर इनके ये जो जितने मैंने ऑर्गेनिजम्स के नाम लिए हैं इनके कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू किल इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट आपको पता है इंसेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट हो सकते हैं, मोथ हो सकते हैं, डिप्टेरा हो सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आप लोग इससे गो थ्रू होंगे कि। और साइड का मतलब होता है टू किल इंसेक्ट, और माइक्रोबियल का मतलब क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके इंसेक्ट्स को किल करना। अब माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का मैंने आपको बता दिया है कि ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और नीमाटोड्स पे। या फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन हो सकते हैं प्रोड्यूस बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। अब फर्दर दूसरी बात करने की ये है कि आपको पता है कि कन्वेंशनली सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने भी कहा है। तो नो डाउट जो सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड थे वो फूड प्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उनके इसके साथ साथ कुछ हैजर्ड्स भी थे जो हमारी इन्वायरमेंट पे कॉज करते थे, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ पे कॉज करते थे। जैसे क्या क्या हैजर्ड होते थे? अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसेक्टिसाइड आपने अपनी क्रॉप में अप्लाई किया है और वो उसको ह्यूमन यूज कर लें एज अ फूड, तो वो उनके लिए क्या हो सकते थे कि डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकते थे, जैसे इम्यूनो सप्रेशन कॉज कर सकते थे, कार्सिनोजेनिक हो सकते थे, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम कॉज कर सकते थे, फीटल टॉक्सिकेशन कॉज कर सकते थे। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड पे जाएं तो वो डिफरेंट हैजर्ड्स आपकी ह्यूमन हेल्थ पे कॉज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट पे भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करने टू मैनेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है, तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि इनके जो हैं बड़े इनके ह्यूमन हेल्थ पे इतने हैजर्ड नहीं हो सकते और ना ही इन्वायरमेंट पे इतने हैं। मतलब ये काउंट हुए हैं कि ये अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं टू यूज देम फॉर फूड प्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ। अब फिर फर्दर एक और चीज आ जाती है, अगर हम ऐसे इंसेक्टिसाइड यूज करें जिनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस हैं या फिर उनके बाय प्रोडक्ट पे बेस हैं, तो वो वैल्यूएबल हो सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ टॉक्सिक होंगे अपने टारगेट जो भी होगा इंसेक्ट उस पे। जो उनका नॉन टारगेट इंसेक्ट है उसके ऊपर टॉक्सिक नहीं होंगे, उनके लिए हार्मफुल नहीं होंगे। मतलब ये कि स्पेसिफिकली उन्हीं ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे जिनको आप किल कराना चाह रहे हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो बेनिफिशियल हो सकते हैं आपकी क्रॉप के लिए उसको किल नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का बेनिफिट आ सकता है। और माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड को आप कह सकते हैं कि दे आर आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल पैथोजन, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो ये दो नाम हो सकते हैं माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के दूसरे, बायोलॉजिकल पैथोजन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। अच्छा जी, फिर फर्दर इसमें बात आ जाती है कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके एक मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड क्या है। अगर आप इस स्लाइड्स में भी देखें तो तकरीबन यहाँ पे बताया हुआ है जी कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है इज द लार्जेस्ट, मोर देन 7,50,000 स्पीशीज जो है इंसेक्ट की। हो सकता है अब इससे भी ज्यादा जो है वो डिस्कवर हो, आइडेंटिफाइड हो, तो लेकिन ये जिस बुक के अकॉर्डिंग डाटा है, जिस पेपर के अकॉर्डिंग डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन है। अब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, इसलिए जरूरी है कि क्रॉप में इंसेक्ट्स को किल किया जाए। तो उसके लिए क्या करते थे, सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड को यूज किया जाता था, लेकिन उसके क्या प्रॉब्लम आ गई, फूड प्रोडक्शन और हेल्थ हैजर्ड पे प्रॉब्लम आ गई। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या यूज किया हमने, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया है कि दूसरा नाम इसका क्या है, बायोलॉजिकल पैथोजन है। और इसके साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को जो है हम यूज कर रहे थे। अब माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड क्या है ये चीज भी हमने क्लियर कर ली। अगर इस वेबसाइट इस स्लाइड पे आप देखें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस,
और इनको यूज किया जाता है टू किल इंसेक्ट। और माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक। एक दो तरह से आप माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड को यूज कर सकते हैं, या तो आप इनका ऑर्गेनिज्म यूज कर लें, होल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट यूज करने, या तो उनके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, उनको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिखा हुआ है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड कैन बी माइक्रोबियली प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म। फिर अगर हम आगे मूव करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आ जाती हैं। ये वही टाइप है जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, जिनको यूज किया जाता है एज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। ये वर्ड रिनाउंड है, बायोटेक्नोलॉजी में इन सब का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो इनको भी हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरत ये है कि आपको पता हो कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अच्छा जी, अब माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो है जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो नॉन टॉक्सिक हो और नॉन पैथोजेनिक हो, वाइल्ड लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए जो नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द टारगेट पेस्ट हो। तो ये बात अभी आपके समझने की है कि सबसे पहले मैंने क्या बात की कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के लिए जरूरी है कि वो नॉन टॉक्सिक और नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ये उसका बेनिफिट है, ये उसका एडवांटेज है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। ये इन बातों की समझ आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब तक जितना हमने डिस्कस किया है? नो मैम। ठीक है। और माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का ये है कि अगर कोई टारगेट पेस्ट से क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी है तो ये उसके लिए हार्मफुल नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ उनको ही किल करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आपका टारगेट, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टारगेट पेस्ट है सिर्फ उसको किल करेंगे। अगर उस पेस्ट से कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीशी आ जाती है उसको ये किल नहीं करेगा। तो ये बाज दफा माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का बेनिफिट भी हो सकता है, बाज दफा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। वो किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी क्रॉप पे एक से ज्यादा जो है जो पेस्ट है उन्होंने हमला कर दिया, तो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज करेंगे तो ये सिर्फ आपके टारगेट पेस्ट को, फॉर एग्जांपल मॉथ एक पेस्ट हो सकता है, या कोई कोई बी हो सकती है, कोई बटरफ्लाई, कोई इस तरह की कोई चीज हो सकती है, डिप्टेरा को एक वो है इंसेक्ट है, वो हो सकता है। तो ये सिर्फ उसको किल करेगा। अगर डिप्टेरा के साथ साथ कोई और ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो क्लोजली रिलेटेड है आपके डिप्टेरा से, तो ये उसको किल नहीं करेगा। तो ये बाज दफा उसका एडवांटेज भी आ जाता है, बाज दफा डिसएडवांटेज भी आता है। एज कम्पेयर टू माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, अगर आप सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड अप्लाई करेंगे तो वो तमाम किस्म के पेस्ट को किल कर देगा, चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो बेनिफिशियल है। तो ये बहरहाल आप इसको एडवांटेजेस में काउंट कर सकते हैं कि जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पेस्ट को किल करता है। और ये जो सेफ्टी है, इसको आप कह सकते हैं कि ये माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड की जो सेफ्टी है, जो यही उसकी सेफ्टी है जो इस प्रोसेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि इट ओनली किल स्पेसिफिक पेस्ट, इट ओनली किल टारगेट पेस्ट। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ये हमारा पहला एडवांटेज हो गया माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का। अब दूसरी चीज ये कि दूसरा क्या फायदा हो सकता है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड को अगर हम यूज करें, कि जो टॉक्सिक एक्शन है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के, ये स्पेसिफिक है टू अ सिंगल ग्रुप और स्पीशी ऑफ इंसेक्ट। फिर वही बात है, पहले मैंने आपको कहा कि टारगेट पेस्ट को किल करता है, और दूसरी बात ये कि स्पेसिफिक इन देयर एक्शन है ये। और इस स्पेसिफिटी, प्लीज डू नॉट टेक कंट्रोल ऑफ द स्लाइड्स। हाँ जी, स्पेसिफिटी और ये स्पेसिफिटी का मतलब है कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो है डू नॉट डायरेक्टली इन्फेक्ट द बेनिफिशियल इंसेक्ट। इसका मतलब है ये सिर्फ जो हार्मफुल इंसेक्ट है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड उनको किल करता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट को नहीं किल करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तीसरा पॉइंट अब क्या है कि जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है, ये इनको आप यूज कर सकते हैं इन कंजक्शन विद द सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड। अगर आप सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड के मिला के साथ
माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड को यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो हैं वो कन्वेंशनल जो इंसेक्टिसाइड है आपके, जैसे केमिकल इंसेक्टिसाइड है, उनसे ये डैमेज नहीं होते, डीएक्टिवेट नहीं होते, इन्होंने अपना काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के डालेंगे तो आपका माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड डैमेज हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अब यहाँ पे हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के साथ केमिकल इंसेक्टिसाइड क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का हमें पता है देयर स्पेसिफिक इन एक्शन, दे कैन ओनली किल द टारगेट पेस्ट। अगर टारगेट पेस्ट के अलावा और भी कई किस्म के पेस्ट मौजूद हैं आपकी क्रॉप में, तो जाहिर है आपको उसको सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कम जो ऐसा जो कम हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड है वो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के डाल दें, ताकि आपकी फसल पे कम से कम नुकसान है। अच्छा, अगला क्या बेनिफिट हो सकता है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का, कि ये जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड हैं, अगर इनके रेजिड्यूज आपकी क्रॉप में रह जाएं तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड के अगर रेजिड्यूज आज रह जाते हैं तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल, और मैंने आपको उसके डिसएडवांटेजेस बता दिए कि क्या क्या डिजीजेज वो ह्यूमन में कॉज कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ केसेस में क्या देखा गया है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैन बिकम एस्टेब्लिश इन पेस्ट पॉपुलेशन। तो ये एक चीज हो सकती है कि ये जो इनके अंदर माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी अगर पेस्ट पॉपुलेशन है ये उसके अंदर एस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, और जैसे जैसे आपके पेस्ट जो इंसेक्ट होते हैं वो ग्रो होते हैं, ये उनको किल करते रहते हैं। तो ये इनके एक, अब वो किसी तरह भी उनके अंदर एस्टेब्लिश हो सकते हैं, या तो उनके स्टमक में एस्टेब्लिश हो जाएंगे या उनके हैबिटेट में एस्टेब्लिश हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपका पेस्ट ग्रो करेगा ये उसको साथ साथ किल करते रहेंगे। तो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के ये जो है कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। इस बेनिफिट को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कुछ केसेस में क्या है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एस्टेब्लिश इन पेस्ट पॉपुलेशन और इट्स हैबिटेट प्रोवाइड कंट्रोल ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट पेस्ट जनरेशन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड कंट्रोल ड्यूरिंग पेस्ट जनरेशन। तो किस तरह कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ये स्टैब्लिश्ड हो जाते हैं उनके हैबिटेट में, और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो ये साथ साथ उनको किल करते रहते हैं। अच्छा, फिर आगे, दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। अब हम मूव करते हैं जी। अब जाहिर है अगर हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरह माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के भी कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान होंगे। मेन जो एडवांटेजेस हैं वो हमने गो थ्रू कर ली हैं। अब डिसएडवांटेजेस माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, अब डिसएडवांटेज सबसे पहले इसका ये कि आपको मैंने बताया कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड टारगेट पेस्ट को किल करता है, स्पेसिफिक इन एक्शन है। तो ये इसका एक तरह से फायदा भी है और दूसरी तरह से नुकसान भी है, कि अगर आपकी फसल में एक से ज्यादा पेस्ट मौजूद है, आप माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ एक जो है स्पीशी को किल कर देगा, एक पॉपुलेशन को किल कर देगा, तो बाकी जो पेस्ट है वो तो उसी तरह रह गए। तो फिर ये आप लोगों के लिए मसला हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज ओनली टॉक्सिक टू अ स्पेसिफिक स्पीशी और ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन करनी पड़ेगी माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड की। इसका मतलब है एक से ज्यादा माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड लगाना पड़ेगा ताकि डिफरेंट जो पेस्ट है वो कंट्रोल हो। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड है, सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड का मेथड था, उसमें क्या होता था, आप एक ही केमिकल इंसेक्टिसाइड लगाते थे, सारे पेस्ट किल हो जाते थे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा हो सकता है। अच्छा, फिर दूसरा डिसएडवांटेज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का क्या है, कि जैसे हीट है, ये डेसिकेशन, जो ड्राइंग आउट प्रोसीजर होता है उसको डेसिकेशन कहते हैं, ड्राई हो जाता है, खुश्की, जिसको खुश्क साली आप कहते हैं। हीट, डेसिकेशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जब एक्सपोजर करवाते हैं माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी इफेक्टिवनेस, जो इनकी जो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है हीट की वजह से। ये जो फैक्टर्स हैं वो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, इसके लिए इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर टाइमिंग और एप्लीकेशन प्रोसीजर को मद्देनजर रखें माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड को लगाने का, अगर आप सही उनके रिजल्ट देखना चाहते हैं, कि आपकी टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एप्लीकेशन में जितनी उन्होंने अमाउंट का कही हुई है कोई किसी भी माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड की, उतनी आप डालें ताकि आप अच्छे नतीजे देख सकें। अच्छा, एक और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का, ये कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के लिए जरूरी है कि आपको स्पेशल फॉर्मुलेशन और स्टोरेज प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ही जो आपका माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है
वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब जाहिर है अब ये स्टोरेज प्रोसीजर और जो स्पेशल फॉर्मुलेशन है ये हर एक के लिए नहीं हो सकता कि हर एक उसको मद्देनजर रख सके। ये सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनको माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के बारे में अवेयरनेस हो। अगर एक आम किसान है तो आपको पता ही है कि वो किस कंडीशन में अपनी क्रॉप्स को ग्रो कराएगा और इंसेक्टिसाइड को अपने पास रखेगा। तो ये चीजें हैं कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड में आपको स्पेशल फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज जो है प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। उसके लिए अगर आपको अवेयरनेस होगी, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, तभी आप कर सकेंगे, अदरवाइज ये फिर आपका प्रोसीजर फेल भी हो सकता है। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर सेवरल माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स, आपको पता है कि पेस्ट स्पेसिफिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक पेस्ट को किल करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका मार्केट में पोटेंशियल देखेंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। अगर एक किसान है, उसको पता है जी मैं सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड खरीद के जाऊंगा और ये 10 पेस्ट को किल कर देगा मेरी क्रॉप से, तो जाहिर है वो और वो थोड़ा अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी कॉस्ट में थोड़ा बहुत फर्क है। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड वैसे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि दे कुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो और माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड उसके बदले उसको 10 माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड खरीदने पड़ेंगे। अब उनकी हर एक की स्पेशल फॉर्मुलेशन होगी, स्टोरेज प्रोसीजर हर एक का डिफरेंट होगा। तो अब जाहिर है एक आम बंदा किसान जिसने अपनी फसल बेचनी है, उसने लोगों की हेल्थ की तो चले बाद में परवाह करनी, उसने पहले अपने फाइनेंशियली अपनी इनकम की परवाह करनी है। उसने कहना जी क्यों ना मैं सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड खरीद लूं, एक खरीदूंगा, एक दफा अप्लाई करूंगा और सारे इंसेक्ट किल हो जाएंगे। तो उसको क्या पड़ी है लोगों की हेल्थ की। तो ये चीजें हैं कि जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड है उसकी जो पोटेंशियल मार्केट में आप कह सकते हैं कि द पोटेंशियल मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट मे बी लिमिटेड। तो ये आप लोग अपना डिसएडवांटेज में पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब ये जैसा कि मैंने आपको टाइप्स बताई कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये जो है ये बेसिक आपका कंसेप्ट हो गया माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के बारे में। आपको आइडिया हो गया कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, इनको क्यों हमने कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड से बेहतर समझा। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कितने टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इसके 2 नाम मैंने माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के लिए आपको सजेस्ट किए, वो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हैं ये बायोपेस्टिसाइड की एक टर्म होती है। सबसे पहले बायोपेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड जो लाइफ से ओरिजिनेट हो उनको बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड उसकी सब टाइप है। बायोपेस्टिसाइड 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो वो तीन तरह के बायोपेस्टिसाइड कौन कौन से होते हैं। एक माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड हो गए, दूसरा आपका हो गया प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड हो गया, और तीसरा आपका बायोकेमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो ये 3 तरह के आपके बायोपेस्टिसाइड आ जाते हैं। उसमें से सिर्फ एक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है जो है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि हम लोग क्या चीज कंसिडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि बायोपेस्टिसाइड है, 3 तरह के बायोपेस्टिसाइड है, उसमें से एक हम डिटेल में पढ़े हैं। अब आगे मूव करें, इतना सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, ये यस अगर मैम। सबसे पहले हम बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड की बात कर लेते हैं कि बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड की क्या, ऐसे इंसेक्टिसाइड जो बैक्टीरिया जो है उस पे है, हम बैक्टीरिया को यूज करके इंसेक्ट को किल कर रहे हैं, उसको आप बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड कह देंगे। तो अब इसमें क्या हो सकते हैं, दे कुड बी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, रॉड शेप्ड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ज्यादातर बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड के तौर पे जो जीनस बैसिलस से हैं वो यूज हो रहे हैं। सोयल सैंपल से आइसोलेट इनको आप इजीली कर सकते हैं। और दे कुड कॉज स्टमक पॉइजन। तो स्टमक पॉइजन अगर ये कॉज कर रहे हैं तो इंसेक्ट के अंदर भी इसका मतलब स्टमक पॉइजन कॉज करके उनका जो जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, उसको ब्लॉकेज करके उसको किल कर देते होंगे। ये इनका मोड ऑफ एक्शन है। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें इसकी बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड की, ऑब्लिगेट हैं, फैकल्टेटिव हैं, पोटेंशियल हैं। ऑब्लिगेट में आ जाते हैं 2 नाम आ जाते हैं, बैसिलस पैपिली का आ जाता है, बैसिलस लेंटिमॉर्बस का आ जाता है। अच्छा, बैसिलस पैपिली का यहाँ पे ना ये जो पैपिली की स्पेलिंग थोड़े से गलत है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की है इसकी स्पेलिंग है POP, ठीक है, POPILLAE। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इसको करेक्शन कर लेनी है, ठीक है जी।
ओके मैम। ओके। हाँ जी, अब आप लोगों को इतना ये तो आइडिया होगा कि ऑब्लिगेट का क्या मतलब है, ऑब्लिगेट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और फैकल्टेटिव कौन से होते हैं। ऑब्लिगेट वो होते हैं जिनको जिनको किसी होस्ट की जरूरत होती है। अब अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट आपने पढ़ा हो, किसी और ऑब्लिगेट यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म में जिनको किसी और माइक्रोऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी टू ग्रो, ऑब्लिगेट जो किसी पे डिपेंड कर रहे होंगे। फैकल्टेटिव कौन से होंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगे, जिनको किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होगी ग्रो करने के लिए या टू किल अदर पेस्ट, वो खुद से उसको किल कर सकते हैं, लेकिन वो दे कैन बी ऑब्लिगेट अगर उनको चांस मिले। तो ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ऑब्लिगेट का क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मोड ऑफ एक्शन, कि अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा तभी वो इंसेक्टिसाइड को किल करेंगे। लेकिन फैकल्टेटिव क्या है कि ये खुद से काम करके इंसेक्टिसाइड के तौर पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको चांस दें तो दे कुड कन्वर्ट इन ऑब्लिगेट। तो ये और पोटेंशियल क्या होंगे, पोटेंशियल वो होंगे अगर इनके पास एबिलिटी होगी, कंप्लीट एबिलिटी होगी टू किल द जो भी आपका इंसेक्टिसाइड है उसको किल करने की। तो ये तीनों टाइप्स का आपको पता होना चाहिए कि ऑब्लिगेट का क्या मतलब है, फैकल्टेटिव का क्या है, पोटेंशियल का क्या है। अब ऑब्लिगेट जो ज्यादातर बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स हैं वो बैसिलस पैपिली आ जाता है, बैसिलस लेंटिमॉर्बस आ जाता है, फिर फैकल्टेटिव में बैसिलस सेरिन का नाम आ जाता है और बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस का आ जाता है, बीटी। ये बीटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में एज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, और इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हम इसकी एक वीडियो उसको भी देख लेंगे ताकि हमें इसका डिटेल पता चल जाए कि ये क्या है। इसी तरह एक पोटेंशियल के तौर पे जो सर्व कर रहा है माइक्रोऑर्गेनिज्म वो सूडोमोनास एरागोनोसा है। तो ये कुछ है माइक्रोऑर्गेनिज्म के नाम जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखे हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन के हवाले से अगर बात की जाए कि इनको एप्लीकेशन इनको अप्लाई करने का क्या तरीका है, जो हम बात करें माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स की, कि माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को आप स्प्रे कर सकते हैं व्हेन कैटरपिलर्स आर स्टिल स्मॉल, तो ये उनको किल कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया है कि ये पेस्ट की जो हैबिटेट है उसके अंदर स्टेब्लिश हो सकते हैं और उसको इजीली फिर जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसको किल करते रहेंगे। और ये कंप्लीट कर सकते हैं कवर ऑल लीफ सरफेसेस, आप इवनिंग में करें या ड्यूरिंग क्लाउडी डेज इसको इनको आप स्प्रे करें, रेनी डे में ना करें, जाहिर है वो फिर अगर रेनी डे में करेंगे तो वॉश आउट हो सकते हैं। अगर बारिश होगी है तो आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के एप्लीकेशन का तरीका है। अच्छा जी, दूसरा जो आ जाते हैं वो एक्टिनोमाइसिट्स आ जाते हैं। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, लेकिन लार्ज ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्रो लाइक हाइफी लाइक फंजाई, फंजाई की तरह ग्रो करते हैं। आप इनके पिक्चर में इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक्टिनोमाइसिट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये मोर्टेलिटी माइक्रोऑर्गेनिज्म की किस तरह, मोर्टेलिटी इंसेक्टिसाइड की किस तरह से कॉज करते हैं, ये जरा आपके सुनने का ये इम्पोर्टेंट है कि ये सिक्रीट करते हैं बायोएक्टिव मटेरियल जो गैबा सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो सकता है। या फिर ये निकोटीन एसिटाइल कोलिन का नाम आपके सामने आ रहा होगा, रिसेप्टर्स उनको डिस्टर्ब करके आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। अब गैबा सिस्टम क्या है ये जरा आप लोगों को समझने का है। अब एक्टिनोमाइसिट्स आ गए हैं, अब उन्होंने किसी इंसेक्टिसाइड को किल करना है, वो क्या करेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो गैबा सिस्टम है, जो भी इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट है उसका गैबा सिस्टम को हर्ट करेंगे जाके। किस तरह से? गैबा सिस्टम क्या है? आपका केमिकल मैसेंजर है। गैबा सिस्टम केमिकल मैसेंजर है जो कि आपके ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये जो जब ये हम एक्टिनोमाइसिड सप्लाई करेंगे तो इंसेक्टिसाइड का ये जो गैबा सिस्टम जो है ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और आप जो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गैबा सिस्टम का क्या काम आता है, वो वर्क करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो ब्रेन जब डैमेज हो जाएगा तो वो उसके जो सारे बॉडी के मामला है उस तक सही प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एक्टिनोमाइसिट्स हैं ये आपके इंसेक्टिसाइड को मफलूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं।
इधर ज़रा प्लीज़ अज़ान हो रही है, तो थोड़ा-सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा ताकि हम अज़ान सुन लें। जी, हम एक्टिनोमाइसिट्स के मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे कि एक्टिनोमाइसिट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये मोर्टेलिटी किस तरह से इंसेक्टिसाइड की कॉज करती है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ बायोएक्टिव मटेरियल। एक बायोएक्टिव मटेरियल क्रिएट करेगी या डिस्ट्रिप्ट करेगी उसका निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये क्या है? निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या है? ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो मैं आपको बता रही थी कि गैबा सिस्टम को ये किस तरह से स्टिमुलेट करती है, किस तरह से डिस्टर्ब करती है। ये जो गैबा है, इट स्टैंड फॉर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इसका क्या काम है? ये केमिकल मैसेजेस जो है ब्रेन से थ्रू ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स। तो इसका इसका मतलब है गैबा सिस्टम का ब्रेन रिलेटेड कोई काम हो गया, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ये हमें सर्व कर रहा है। अब ये जो केमिकल मैसेंजर है गैबा, ये जो ब्रेन में है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्रेन होते हैं। ये क्या करते हैं जब हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड किस तरह से गैबा सिस्टम को करता है कि डिस्टर्ब कर देता है इस केमिकल मैसेंजर को, डिस्टर्ब कर देता है केमिकल मैसेंजर को। तो उसकी वजह से ओवर एक्साइटनेस या ओवर डिप्रेशन टाइप की जो होते हैं एहसासात, वो उस तरह की चीजें आती हैं जिसकी वजह से एक तरह का ब्रेन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है इंसेक्ट का। तो कंप्लीट तौर पे वो मफलूज हो सकता है और वो अपना फिर अगर वो आपकी पेस्ट को जो आपकी क्रॉप को उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको ज़ाहिर है वो फिर खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय जो हो जाएगा। तो इस तरह से गैबा सिस्टम जो है जो आपकी
अगर आप उसको डिस्ट्रक्शन कर दें तो इस तरह से इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट की जो है वो किल हो सकता है। तो ये सबको क्लियर हुआ है कि गैबा सिस्टम किस तरह से, गैबा सिस्टम का क्या रोल है। अगर गैबा सिस्टम का रोल अगर क्लियर हुआ, हम आगे मूव करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। जी, कुड यू प्लीज रिस्पॉन्ड। नो मैम, समझ आ गई है। ठीक है, समझ आ गई है। ओके क्लियर। जी जी क्या कह रहे हैं बेटा, मुझे क्लियर आपको समझ नहीं आई। अच्छा जी, हम आगे मूव करते हैं। अब ये तो हो गया बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड। अब कुछ और पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं, वो वायरल पेस्टिसाइड हो सकते हैं। तो ऐसे पेस्टिसाइड जो किल करेंगे पेस्ट को, लेकिन वो वायरस बेस्ड होंगे, वायरस को आप यूज करके करेंगे, तो आप उनको वायरल पेस्टिसाइड का नाम दे देंगे। तो इनका जनरल ओवरव्यू अगर हम देखें तो हाईली इफेक्टिव नेचुरल कंट्रोल है, सेवरल कैटरपिलर पेस्ट को किल करते हैं, स्टमक पॉइजन काज करते हैं, लेकिन ह्यूमन या वाइल्ड लाइफ पे इनका कोई थ्रेट, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा गया। ये जनरल ओवरव्यू हो गया। अब जो पहला टाइप ऑफ वायरल पेस्टिसाइड है वो बेसिलो वायरसेस है। ये रॉड शेप डीएनए वायरस है। इसके अलावा इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है कि ये पैथोजेनिक हैं फॉर लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड डिप्टेरा। ये 3 किस्म के इंसेक्ट हैं, उनके लिए ज्यादातर ये पैथोजेनिक होते हैं। और इनका नाम मैंने आपको कॉल कर दिया। लेपिडोप्टेरा जो है ये वो इंसेक्ट होते हैं जो बटरफ्लाइज होती हैं, ये मोस्ट बटरफ्लाइज अगर आपने देखी होंगी उनको आप लेपिडोप्टेरा के उसमें लाते हैं। तो वायरल पेस्टिसाइड उनके लिए भी हार्मफुल है। अगर आप हाइमेनोप्टेरा, ये इंसेक्टिसाइड कौन से हो जाएंगे, ये जो बीज होती हैं आपकी आंट्स होती हैं, इनको आप हाइमेनोप्टेरा की टर्म में ले आते हैं। ये जो डिप्टेरा है ये क्या होती हैं, ये मॉस्किटोज या ट्रू फ्लाइज जो है, जो फ्लाइज हैं, मक्खी हैं, मॉस्किटोज हैं, इनको आप डिप्टेरा के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये इनकी परसेंटेज भी लिख दी गई है कि कितने परसेंट जो है बैसिलो वायरसेस जो हैं वो इन स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। अब फिर फर्दर इसमें एक और चीज ये है कि ये जो बैसिलो वायरसेस होते हैं इनमें एनपीवी एंड जीवी होता है। एनपीवी स्टैंड फॉर न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इनमें न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होते हैं। ये स्पेलिंग अगर आपको आगे जाके पता चल जाएंगे। और ग्रैनुलो वायरस, 2 तरह के वायरस होते हैं। ग्रैनुलो वायरस, जीवी फॉर ग्रैनुलो वायरस, और एनपी फॉर न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस। तो ये बैसिलो वायरस में 2 तरह के वायरसेस होते हैं। अब यहाँ पे ये टेबल दे दिया गया जिसमें कॉमोडिटीज बता दी गई, इजनास बता दिए गए हैं, इंसेक्ट कौन कौन से इनमें प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन सा वायरस यूज होता है इन इंसेक्ट को किल करने के लिए। प्लांट्स का नाम दे दिया उन्होंने, जो भी आपकी क्रॉप्स है उसका नाम दे दिया। कोमोडिटी में आपकी इजनास आ गई सारी। इंसेक्ट पेस्ट में आ गया कि कौन कौन से इंसेक्ट जो हैं इन स्पेसिफिक इजनास को हार्मफुल है उनके लिए, और वायरस यूज कौन कौन से वायरस यूज करके आप उनको किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेनुलोसिस वायरस का भी नाम आ गया अगर पहले आप उसमें देखेंगे, और न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस का भी नाम आ गया। तो 2 तरह के वायरस जीवी और एनपीवी मैंने आपको बताया कि ये किल करते हैं, स्पेसिफिकली यूज होते हैं बैसिलो वायरस में टू किल इंसेक्ट्स। तो ये एक छोटा सा टेबल है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको लाजमी आप लोगों ने रीड कर लेना। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रैनुलो वायरस कहाँ यूज हो रहा है और न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस कहाँ यूज हो रहे हैं। ये अगर आप देख रहे हैं कि कमर्शियल स्केल पे जो बॉटल्स सेल आउट होती हैं, जो बायो वायरसेस है, वायरस बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, वायरस के पेस्टिसाइड्स हैं, वायरस बेस्ड पेस्टिसाइड है, उनकी ये बॉटल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ फंगल इंसेक्टिसाइड्स भी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तकरीबन मोर देन 750 फंजाई जो हैं वो यूज हो रही हैं टू किल इंसेक्ट्स। अब उनमें कौन कौन से नाम आ जाते हैं, ये कुछ नाम है जो आपके याद रखने के। सबसे पहले नाम आता है बियावेरिया, इसकी डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगी। मेटारिजियम की आ जाएंगी डिफरेंट स्पीशीज। इसी तरह पैसिलोमाइसिस लिलेसिनस की स्पीशीज आ जाएंगी। वर्टिसिलियम लिसानी की स्पीशीज आ जाएंगी। इसके अलावा हर्स्टुलेला थम्पोसनी की स्पीशीज आ जाएंगी। तो ये डिफरेंट फंगस हैं, और भी बेतहाशा है। ये कुछ मैंने आपके इंक्लूड किए, इनके नाम आप लोगों को जरा याद करने पड़ेंगे। तो ये इनके नाम थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप जब इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। आपको फंगस का नाम लाजमी याद होने चाहिए, कौन कौन सी फंगस एज एन इंसेक्टिसाइड यूज हो रही है। अब कुछ प्रोटोजोन है जो एज एन इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन प्रोटोजोन का मसला ये है कि
अगर आप उसको लार्ज टाइम के लिए अप्लाई करेंगे तो ही वो अच्छा रिजल्ट देंगे, अदरवाइज दे आर नॉट सुटेड फॉर शॉर्ट टाइम। ग्रास सुपर मॉस्किटोज और ये जो बोल वीवल्स हैं उनके लिए ये बड़ी फायदेमंद है। बोल वीवल्स के कौन से होते हैं? जो कपास के कीड़े होते हैं उनको बोल वीवल्स कहते हैं। तो उनके लिए ये प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड बेनिफिशियल है उनको किल करने के लिए। और ये किस तरह से किल करते हैं? ये होस्ट की रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और उसकी फीडिंग को। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो स्टार्व होते हैं तो वो भूखे फिर वो इंसेक्ट जो है वो किल होना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली उनकी रिप्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं और उसको स्टार्व करके भूखा रख के इंसेक्ट को मारते हैं। ये तरीका है प्रोटोजोन इंसेक्टिसाइड का इंसेक्ट को किल करने का। अब फिर कुछ एडवांटेजेस, वही वाली बातें जो मैंने आपसे पहले की कि कुछ क्या फायदे हैं। दे आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन पैथोजेनिक, नॉट क्लोजली रिलेटेड टू टारगेट पेस्ट को नहीं किल करते। जो टारगेट पेस्ट से क्लोजली रिलेटेड, बस स्पेसिफिक इन देयर एक्शन है। अगर आपके पेस्ट से कोई टारगेट पेस्ट से करीब करीब भी उसका स्ट्रक्चर है तो उसको किल नहीं करेंगे, सिर्फ टारगेट पेस्ट को किल करेंगे। और सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड के कंजक्शन के साथ इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके रेजिड्यूज का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता एनिमल्स के ऊपर। और ये जो है ये पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ये कैन एस्टैब्लिश इन पेस्ट पॉपुलेशन और उनकी जनरेशंस को किल कर सकती है। ये सारे एडवांटेजेस मैंने आपसे पहले जो है डिस्कस कर लिए हुए। और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी सारे, हीट, डेसिकेशन और एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये मैंने सारे आपसे डिटेल में डिस्कस किए हैं कि ये क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनके पेस्ट स्पेसिफिक है, पोटेंशियल मार्केट इनकी लिमिटेड है। और इनके डिसएडवांटेजेस मैंने आपसे ज्यादा इसके डिस्कस किए हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर स्लाइड्स ऑफ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स। तो लेकिन इसके लिए ये है कि जो बीटी बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस की जो मैंने बात की थी, जरा उसका आप मोड ऑफ एक्शन देख लें। जरा बेटा अपने आप को म्यूट करें। अच्छा, उसका जरा आप मोड ऑफ एक्शन देख लें बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस है, बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड है, तो वो किस तरह से इंसेक्ट को किल करता है। तो ये बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस की वीडियो में आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। अगर आपसे पूछे कोई बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है तो वो बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस है। अगर आपने बीटी कॉटन क्रॉप्स का कभी नाम सुना हो तो वो ये बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस बेस्ड ही कॉटन क्रॉप्स हैं। इनका जरा आप देख लें कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से इंसेक्ट को किल कर रहा है। तो बाकी भी इससे मिलते जुलते हैं, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं। हाँ जी, वीडियो वेबल है सबके लिए बेटा? यस यस मैम। अच्छा जी, ये जो बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस है उनके बारे में बताया जा रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, सॉइल डिवेलिंग सॉइल से आप इनको आइसोलेट कर सकते हैं और कॉमनली यूज होते हैं एज अ बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड के तौर पे कॉमनली यूज हो रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस ही है। ये ग्राम स्टेनिंग जो है एक टेक्निक होती है जिसके जरिए आप बैक्टीरिया को स्टेन करके देख सकते हैं, आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये उसकी मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोपिक रिजल्ट भी आप लोगों को नजर आ रहा है एक पिक्चर की फॉर्म में, राइट साइड में अपर राइट कॉर्नर में, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको लैपिडोप्टरा जो बताया इंसेक्ट, लैपिडोप्टरा में आपकी मोस, बटरफ्लाई वगैरह आ जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, ये नेचुरली अकर होते हैं इनके गट्स में, इनके स्टमक में पॉइजन काज करते हैं, हमने पढ़ा है। तो इनके गट में ये नेचुरली अकर होंगे, अकर नेचुरली इन द गट ऑफ कैटरपिलर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मॉस एंड बटरफ्लाइज। तो मॉस और बटरफ्लाइज क्या है? लैपिडोप्टरा है। अब ये जो है, अगर आप बैसिलस थ्रेनोजेनेसिस की बात करें तो ये लीफ सरफेसिस के ऊपर भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी होते हैं, एनिमल फीसिस में भी हो सकते हैं।
इंसेक्ट रिच एनवायरनमेंट, मतलब इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह है और बड़ी इजी है। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट जो है बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है। ये जी बैसिलस थैलोजेनेसिस का कंप्लीट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों के सामने आ गई है। डोमेन क्या है, इनका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ये सिर्फ आप लोग रीड कर लें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। बस बैसिलस थैलोजेनेसिस का जो नाम है वो आपने याद रखना है, जो इसकी स्पीशी का कंप्लीट नाम है। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जब स्पोरुलेशन हो रही होती है बैसिलस थैलोजेनेसिस की, जब स्पोरुलेशन हो रही है तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये। तो ये क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन जिसको क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, ये वो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करके इंसेक्ट को ये किल करते हैं। ये जो क्राई प्रोटीन होती हैं इनको आप एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनका माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का क्या तरीका होगा, या तो खुद माइक्रोऑर्गेनिज्म किल करेगा, या तो कोई ऐसा टॉक्सिन जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो टॉक्सिन जो है वो हार्मफुल होंगे इंसेक्ट्स के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बैसिलस थैलोजेनेसिस जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है आपका, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टॉक्सिन का नाम क्या है, क्रिस्टल प्रोटीन, या दूसरा नाम जिसको आप एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, गैमा एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, और ये नाम है। और इसका इंसेक्टिसाइडल एक्शन है, ये इंसेक्ट को किल करने वाला है। अब ये जो बीटी जो है, बीटी बैसिलस थैलोजेनेसिस है, इसको यूज किया जा रहा है एज एन इंसेक्टिसाइड के तौर पर। और रिसेंटली इनको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में, जीएम क्रॉप्स में इनको यूज किया गया है, इनकी बीटी कॉर्न बनाने में। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी जो बीटी कॉटन क्रॉप है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो प्रोड्यूस कर ली गई है, तो उसमें यह है कि वो उनका भी सारा यही एक्शन होगा, इंसेक्टिसाइडल एक्शन होगा। उसमें बैसिलस थैलोजेनेसिस की उन्होंने जीन जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, ताकि जो कॉटन क्रॉप है उसके ऊपर कोई भी जो है, जैसे मैंने कपास का कीड़ा अभी आपको बोल वीवल का नाम बताया था, वो उसके ऊपर एक्ट ना कर सके, उसके ऊपर कोई पेस्ट जो है अटैक ना कर सके, और आपकी जो कॉटन क्रॉप है वो जो है फ्लोरिश कर जाए। ये बैसिलस थैलोजेनेसिस जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी जापानीज बायोलॉजिस्ट के से। तो इन सिल्क वॉर्म में उसने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इसका जरा आप लोगों ने नाम याद रखना है। ये आ गया मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्टिसाइडल एक्शन, जो मैं भी आपको बता रही थी कि बैसिलस थैलोजेनेसिस क्या करते हैं, इनके पास क्राई प्रोटीन होती है, क्रिस्टल प्रोटीन होती है, जिनका नाम एंडोटॉक्सिन भी है। तो ये इनका क्या तरीकाकार होगा कि ये जो बीटी बैक्टीरिया है, जो इंसेक्ट है उसकी गट के अंदर जाके ये इंसर्ट कर जाएंगे और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देंगे। अब क्रिस्टल प्रोटीन के जरिए उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स बना देंगे। जब उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो स्टमक है, जब इंसेक्ट का पैरालाइज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, स्टॉप ईटिंग कर देगा, खाना खाना छोड़ देगा और स्टार्व डेथ हो जाए, भूखा मर जाएगा। तो ये इसका तरीका है इंसेक्टिसाइडल एक्शन का। तो ये 1920 से बैसिलस थैलोजेनेसिस की जो है डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, ताकि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है उसको देख सकें। तो ये आप लोगों ने देख लिया है। दिस वाज ऑल अबाउट लिटिल ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड।